हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू कहानी वीडियो में। बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बता रहे थे। 7 भाई और एक बहन, जो इकलौती और सबसे छोटी थी। और राजा की बेटी बहुत ही शांत स्वभाव और आज्ञाकारी और संस्कारी थी। उसके सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ही प्यार था। एक दिन बड़ा राजकुमार और उसकी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ खेतों में काम करने के लिए चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी संजोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर जाते थे। 7 राजकुमारों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटे का साग तोड़कर लाती है और बड़े ही प्यार से सरोटे का साग बनाने के लिए वह बैठती है। सरोटे के साग को काटने के लिए जैसे ही वह औजार चलाती है, तो उसी दौरान उसकी उंगली भी कट जाती है और उसकी उंगली से रक्त बहने लगता है। रक्त बहुत तेजी से बह रहा था, जिससे उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है। तब राजकुमारी सोचती है कि क्या करूं, अगर घर की दीवार पर खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और मेरी चिंता करने लग जाएंगे, और यदि अपने कपड़े से पोंछती हूँ तो भाभी कपड़े पर खून लगा देखकर महामारी समझेंगी और खाना भी नहीं खाएंगी। राजकुमारी इसी डर से जो वह साग लाई थी, उसी साग से अपने खून को पोंछ देती है और खून बहने से रुक जाता है और खून वाले साग की ही सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई और भाभी खेतों से लौटते हैं, तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए देती है, और सभी एक साथ खाना खाने लग जाते हैं। पके हुए खाने को खाकर खाने की जमकर तारीफ होती है, और वह सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया साग बहुत ही बार खाया है, लेकिन आज के बने साग का स्वाद तो बहुत ही अलग लग रहा है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया है आज तुमने यह साग, जो कि आज इतना स्वादिष्ट बना है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम जाती है कि भाइयों को कहीं पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह कुछ समय सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा ही हमेशा की तरह साग बनाती हूँ वैसे ही आज भी बनाया है। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग बनाती है, पर उनके भाइयों को पिछले दिन वाले साग का स्वाद नहीं मिलता। फिर वो उसे थोड़े दिनों बाद साग बनाने के लिए कहते, और राजकुमारी भी खुशी खुशी अपने भाइयों के लिए साग बनाती। लेकिन खून लगे हुए साग का स्वाद वह 7 भाई भूल ही नहीं पा रहे थे। असलियत जानने के लिए 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के साग बनाने का तरीका पूछने के लिए जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को उस दिन की सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने अपने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून कितना स्वादिष्ट है, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बात पर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगी। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर
उसका मांस खाने के बारे में सोचा। मांस खाने के बारे में सोचकर उनके मुंह में पानी आ जाता है और उनकी लार टपकने लगती है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने का लालच इतना बढ़ गया था, वह इतने लालची बन गए थे कि इसका आभास राजकुमारी को हो गया था कि किस तरह उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रख रहे हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को घने जंगल में ले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक खेत में अपनी बहन के लिए जाल बिछा रखा था, जिस पर वह झूठ बोलकर उसे चढ़ने के लिए कहते हैं कि तुम इस मचान पर चढ़ जाओ जहाँ पर तुम्हारे ऊपर जंगली जानवर हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बिठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके जंगल में इधर उधर चले जाते हैं। अब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो। इसीलिए वह मचान पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। तभी उसके भाई मचान से कुछ दूरी पर जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा पहाड़ था। उसके भाई अपने धनुष के साथ उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और एक चट्टान पर अपने बाणों को बारी बारी से तेजदार प्रदान करते हैं। डोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ना चाहता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि उसके भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती, ताई ताई अथार। इसका मतलब ये है कि अगर यदि आपने तीर को मारना ही है तो सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। और फिर सभी भाई बारी बारी से राजकुमारी पर तीरों का निशाना लगाकर छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली चला जाता है और वो सभी 7वें भाई को अपनी बहन पर तीर से निशाना लगाने को कहते हैं, क्योंकि वह सब में से धनुष बाण चलाने में बहुत ही माहिर था। लेकिन 7वां भाई अपनी बहन पर तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी बहन भी जानती थी कि उसका 7वां भाई दूसरे भाइयों की तरह लालची नहीं है। और फिर उसके 6 भाई उसे आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो उसकी बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार करके दूसरी दिशा में छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे धीरे छोड़ता है। तभी राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा साथी ताए ताए। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने में जाकर लग जाता है और राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेजते हैं। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा कर देता है और सोचता है कैसे इतनी सारी लकड़ी को लेके जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वह भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन टुकड़ों को जोड़ने पर भी यह लकड़ी उस रस्सी में नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंसू धरती पर गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था
कि तभी एक नाग देवता वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चा तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन राजकुमार इधर उधर देखता है परंतु उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। फिर कुछ देर बाद राजकुमार को नाग देवता दिखाई देते हैं और फिर राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं मैं लकड़ी में रस्सी की बाती लिपट जाऊंगा और तुम जैसे ही लकड़ी वहां पर लेके जाओगे मैं वहां पर जाते ही धीरे धीरे से लकड़ियों से निकल जाऊंगा। और राजकुमार वैसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह गए कि कैसे उसका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियां लेकर आता है। इसके बाद वह लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक गड्ढे में 7 छेद कर कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लेने के लिए एक कुएं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी बह जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अगर मैं बिना पानी के वापस गया तो बड़े भैया लोग मेरे साथ मारपीट करेंगे। उस राजकुमार की यह सारी बातें कुएं के मेंढक, मछली और केकड़ा सुन लेते हैं। वह तीनों राजकुमार को रोते देखकर पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन तीनों को अपनी सारी बात बताता है और उन्हें कहता है मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वो हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। तुम्हारे बड़े भाइयों को तुम पर शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब अपने भाइयों से छुपाकर तब वो छोटा राजकुमार अपनी बहन के मांस को दीमक के टीले में छुपा देता है। कुछ समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड लग जाता है। इस घटना के बरसों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसोदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंदों को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकालेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है ना काट काट रे जोगी ईतो लाए भैया रोपन बांस। जोगी फिर भी उस बांस को काट लेता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि यह बांस कितना सुंदर है। यदि इसका केंद्रा बनाएंगे तो इसमें से कितनी मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी बांस से सुंदर सा केंद्रा बना लेता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर धुनी निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ उसे बजाता था उसकी धुनी से लोग मंत्र मुक्त हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में वह जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू कर देता है। परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला सुर कर्कशा हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलती थी। ना बाज रे केंद्रा ई तो लागे मेरे मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार जोगी को मार पीट कर अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है लेकिन हर बार की भांति वही धुन निकलती है।
कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मेरे मोर दुश्मन का घर। यही धुन सुन कर सारे राजकुमार जोगी को मार पीट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी सबसे छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है और केंद्रा से आवाज निकलती है कि जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोटे भाई का घर। बड़े ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं जाता। जोगी के केंद्रे की मुंह मांगी सोने की मोहरें उसे दे देता है और उसे खरीद लेता है और जोगी की अच्छे से खातिरदारी कर उसे अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और छोटा राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाता है। जब वह कुछ दिनों बाद वापस अपने घर लौटता है और वह घर पहुंचकर देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और उसके सारे घर के बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए थे। तब छोटा राजकुमार अपने मन में सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी मेरा कमरा इतना सुंदर सजा नहीं होता। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है कि शायद कोई मेरी भाभी आई होगी, मेरे कमरे को इतना सुंदर सजाकर चली गई होगी। तब भी राजकुमार बाहर घर से काम करने के लिए जाता। यही घटना उसे बार बार देखने को मिलती और यही घटना लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में उस घटना के बारे में जानने की जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह इस बारे में अपने भाइयों और भाभियों से भी पूछता है और वह लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर कि मैं बाहर जा रहा हूँ बोलकर घर से निकलता है और फिर वापस छुपकर अपने घर पर आते हैं और फिर खंजूर की बनी हुई चटाई जो कि उसके कमरे में एक कोने में गोल मोड़ कर रखी हुई थी उसमें छुपकर देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर उसके कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह सब देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की तरह ही थी। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की सफाई का काम करके वापस केंद्रा में जाने लगती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को दीवार पर मारकर तोड़ देते हैं और फिर उसकी बहन मानव रूप में ही रह जाती है और वह दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।